सुबह खैर जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों का जो वीकेंड है वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, पुरसुकून भी गुजरा होगा। क्योंकि पुरसुकून रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ख़ुद को ये महसूस करवाया जाए कि आप पुरसुकून हैं। और दरअसल यही असल मुश्किल काम भी होता है। बहुत से लोग बज़ाहिर तो हमें पुरसुकून ज़िंदगी बसर करते हुए नज़र भी आते होंगे, मगर पसे पर्दा वो ज़हनी तौर पर ख़ुद को पुरसुकून महसूस नहीं कर रहे होते हैं, जिससे उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही होती हैं। और आज के दौर में अगर देखा जाए जहाँ ज़िंदगी बेतहाशा मसरूफ़ हो चुकी है हम सबकी, वहाँ अपने लिए वक्त निकालने के लिए कोई ज़हमत ही गवारा नहीं करता है कि थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल लिया जाए, ख़ुद की ज़ात के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया जाए। माहिरीन सेहत इस हवाले से कहते हैं कि ज़हनी तनाव और परेशानी से निजात के लिए ज़रूरी है कि जनाब हफ्ते में कम अज़ कम एटलीस्ट एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको महसूस हो या आप इस तरह से उसको गुजारें जिससे आपको सिर्फ रिलैक्सेशन आपको हो, आपकी ज़िंदगी में आपका वो दिन बहुत ज़्यादा पुरसुकून गुजरे, बल्कि आप उसको अच्छे तरीके से इंजॉय भी करें। और मेरे ख्याल से ऐसा मौका ना वीकेंड से बेहतर नहीं हमें मिल सकता कि एक दिन हमारे पास होता है, हम उसको अच्छे तरीके से जिस तरह गुजारना चाहते हैं उस तरह गुजारें, ख़ुद को ये महसूस करवाएं कि हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जब हम वो पुरसुकून ज़िंदगी, पुरसुकून वीकेंड गुजार के जब वापस आते हैं तो एक नई शुरुआत करें, मंडे को अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करें, एक पूरा स्केड्यूल जो है वो तश्कील दें कि हमने क्या क्या करना है इस हफ्ते। छोटे छोटे गोल्स जो हैं उन पर अपना मुस्बत सोच और अपनी जो एनर्जी है वो स्पेंड करें ताकि हमारा ये पूरा हफ्ता, ये हमारे आने वाले जो दिन है वो अच्छे गुजर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो मंडे है वो भी अच्छा गुजरेगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। हमारे इर्द गिर्द यहाँ पर अक्सर हम खुद भी मैदे की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं और शिकायत करते हैं जो सुकून हमारा बर्बाद कर देती है। और ऐसी ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक जो होता है वो हमारी ग़िज़ा से होता है कि इंसान क्या खाता है, कितना खाता है और पानी किस तरह इस्तेमाल करता है, ये बड़ा डिपेंड करता है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि मैदे में जलन और तेज़ाबियत की सूरत में हमारे सीने में भी जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं। बाज़ औक़ात तो मैदे में तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से ज़ख्म भी हो जाते हैं और खून का इखराज होने लगता है जो कि अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये मुहलिक भी हो सकता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कब्ज़ है, इंडाइजेशन है, गैस है और बदहज़मी जैसे मसाइल का हम सबको किसी न किसी हद तक सामना करना पड़ता है। और कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे 100 बीमारियों की जड़ भी कहा जाता है और इन सब बीमारियों का ताल्लुक हमारी खुराक से जुड़ा हुआ होता है। और अगर खाने पीने में हम एतदाल बरत लें और एहतियात बरती जाए तो सबसे बचा जा सकता है। और इनमें अक्सर बीमारियों का जो इलाज है हम घरेलू टोटकों की मदद से भी मुमकिन बना सकते हैं। तो खाने पीने में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम मैदे के मसाइल से बच सकते हैं और अगर इन मसाइल का सामना हो तो फिर कौन कौन सी होम रेमेडीज़ की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सना कमर है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, मैदे के मसाइल के हवाले से जैसे मैं बात कर रही थी कि सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये डिपेंड करता है, तभी हमारे ये सारे मसाइल शुरू होते हैं। तो अमूमन हमारी कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ते ही जाते हैं? मुनीबा, सबसे पहले तो जैसे आपने बदहज़मी का टॉपिक चूज़ किया तो इंडाइजेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इंडाइजेशन एक तो जो वक्ती तौर पे इंडाइजेशन होती है, जो हमने कुछ गलत खा लिया, हाँ। फ्राइड कोई आइटम ले ली, हमने पानी कम पिया, उसके हार्ट बर्न के इशू हो गए, हमने जंक ज़्यादा ले लिया, रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खा ली, तो उसकी वजह से होता है। इसको हम वक्ती बदहज़मी या इंडाइजेशन बोल देते हैं। इसके अलावा अगर ये आपको ये एपिसोड्स बार बार हो रही हैं तो फिर इसका कंसर्न आपके कोई, जैसे आपने बोला अल्सर्स या इस तरह के कोई मेजर इश्यूज उनके साथ हो सकता है। उनमें मेजर इश्यूज जो इंडाइजेशन है वो सारी बीमारियां जो है सबसे पहले आपको अलामात एक जैसी होती हैं। जैसे हार्ट बर्न हो गया, आपको खट्टे डिकार आने लग गए, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो जो आपकी प्रोलॉन्ग पीरियड डिजीज चलती है उसमें भी सिम्टम यही होते हैं और जो आपकी वक्ती तौर पे बदहज़मी होती है उसके सिम्टम्स भी सेम होते हैं। उनको कवर अप करने के लिए अगर तो 1-2 दिन के अंदर आपका जो आपको पता है कि आपने बदहज़मी किया, बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया है, कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं जो आपको सूट नहीं करती थी,
वो खा लिया तो वो हम कवर अप कर लेते हैं। जैसे आपने होम रेमेडीज़ बोला, तो होम रेमेडीज़ के साथ भी उसको कवर कर लेते हैं। कोई मेडिकेशन हम जो हमें पता होती है घर में, उसको यूज़ करके भी उसको कवर अप कर लेते हैं। बट जो लॉन्ग पीरियड चलता है उसके लिए फिर मेजर आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे कंसर्न करना चाहिए कि ये कोई हमारा मेजर इशू तो नहीं है। अगर आपको ये बार बार एपिसोड रिपीट हो रही है, ये स्पेसिफिक फूड के साथ भी रिलेट कर रही होती है। स्पेसिफिक फूड से किसी को एलर्जी होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये इसको फूड एलर्जी है। कोई वैसे स्टमक अल्सर्स हैं तो उसका भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं, उनसे पता चल जाता है। वक्ती तौर पे जो आपको बदहजमी होती है उसकी तरफ हम आते हैं, वो ये कि हम फैट वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आजकल मौसम ऐसा है कि लोगों को बदहजमी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, पानी का कम इस्तेमाल है। दूसरा जो हम गैर मियारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ठंडे मशरूबात भी पीने हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है और हमें जो बर्फ़ की अवेलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो हमें नहीं पता वो पानी कौन पानी से बन रही है, किस पानी से बन रही है। ज़्यादातर लोग तो बाहर ही ठेले से मशरूबात पी लेते हैं ना? जी, वो बहुत नुकसानदेह होते हैं और वो फिर आपको जो है बाद में पता चलता है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह। इवन गर्मी के अंदर हम रिफाइंड चीज़ें, फॉर एग्जांपल नान का अगर इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया नाश्ते में, अपना नाश्ता थोड़ा लाइट रखें गर्मी के मौसम में, क्योंकि हमारा जो है मशरूबात चीनी वाले जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा आपको परहेज़ करना चाहिए, जिसमें आपके सारे मशरूबात आ जाते हैं। उसकी जगह अगर फ्रूट के कोई भी आप स्मूदीज़ वगैरह का इस्तेमाल कर लें, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होगा। फिर आपने बात किया कॉन्स्टिपेशन की, कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन का इशू भी रहता है। उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी भी एक होता है। फाइबर इनटेक जो है वो भी आप कम ले रहे होते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कम कर रहे होते हैं, जो है फ्राइड आइटम्स उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर हम निकल के और फाइबर इंटेक ज़्यादा खाएं, फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है तो फिर वो क्या खाएं, कौन से जूसेस पी सकते हैं, क्या ऐसा खा सकते हैं वो? होम रेमेडी में ये है कि वो फाइबर वाली चीज़ें खाएं। और इसबगोल हस्क ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, तुखमलंगा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर वो सादा पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें तो इनमें भी फाइबर ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मैदे से परहेज़ करें, आप गंदम की चपाती का इस्तेमाल करें, दलिया इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से आप क्वांटिटी देख के और फिर आप खाएंगे तो वो आपको जो है ना उससे फ़ायदा मिलेगा। और फिज़िकल एक्टिविटी, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक कॉज होती है। अगर आप वॉक कर लें तो आपकी बोल मूवमेंट जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है और फिर वो आपको हेल्प आउट करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने डाइट को ही ठीक रखें, आप अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को भी सही रखेंगे। कुछ लोग फाइबर इनटेक सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उनका मसला होता है, फिर उनको ये इशू होता है, तो उसके साथ फिर ये रिलेट करता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। सही, तो वो अपनी फिजिकल इनएक्टिविटी को खत्म करें तो फिर वो ठीक हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा बहुत सही हो सकता है। दूसरा इंडाइजेशन की जैसे हम बात कर रहे थे सना, बहुत से लोग हैं कि सुबह के टाइम उन्होंने पराठा खाना है उठ के नाश्ते में, तो क्या इस वजह से भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है? अगर गर्मियों की बात की जाए, सर्दियों में तो चलो ठीक है, गर्मियों की अगर बात की जाए खा सकते हैं पराठा। मैं खुद डेली पराठा खाती हूँ तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पराठे में ये है कि ऑयल कौन सा यूज़ किया हुआ है। अगर आपने उसके अंदर कैनोला ऑयल या फिर कैनोलिव ऑयल यूज़ किया तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर घी में बनाया हुआ पराठा और बहुत ज़्यादा घी लगा हुआ है तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक। फिर क्वांटिटी, पूरा पराठा आप ले रहे हैं तो उसको 6 इंच से ज़्यादा बड़ा ना कीजिएगा। और फिर जो ओबीस लोग हैं, जैसे मोटापा जिनको है, वो फिर पराठे की कंजप्शन ना करें। और अगर आप पराठा ले रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने पराठा खाया तो मेरी 45 मिनट डेली वॉक कंपलसरी है। उसके अलावा मैं अगर मेरा कोई फिजिकल इनएक्टिविटी है तो फिर पराठा खाना बिल्कुल एक वो है कि आपने इसको स्टोर करना है। ये तो ऑयल की आप जैसे बात करें कि ऑयल हमें पता होना चाहिए, क्या हमें आटे का भी पता होना चाहिए कि हम आटा कौन सा यूज़ करें, चक्की का आटा यूज़ करें या हम रिफाइंड आटा यूज़ करें? रिफाइन आटा तो बिल्कुल भी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि रिफाइन आटा वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। हमें उस टाइम पे जो एनर्जी चाहिए होती है, बस एनर्जी को पूरा करता है, बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। तो बॉडी को नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो फिर आटे का इस्तेमाल भी रिफाइन नहीं करना चाहिए। आपको गंदम का आटा हर जगह अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करें चक्की से लेके। कुछ आटे ऐसे भी होते हैं जिसमें मिक्स किए होते हैं, ब्राउन फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन कंसर्न हमारा ये है कि हमने अपनी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है।
कुछ लोग थोड़ा फैंसी अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो ग्रेनुला का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, सही। वो भी मार्केट में अवेलेबल है। आप एक कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करने के लिए कीनोआ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप लोगों को कीनोआ का इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है, बट कीनोआ भी हमारा 4 to 5 टेबल स्पून अगर आप ले रहे हैं, किसी सैलेड में ले रहे हैं, बॉईल अच्छा। करके दही के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता अच्छा। है। डिपेंड करता है कि लोग किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये मैंने सबके लिए बता दिया। फिर उसमें ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी खा के अपनी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन और वो फाइबर पता होना चाहिए ना कि कितने हमें रिक्वायर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल। अगर चपाती का गंदम की चपाती का इस्तेमाल करें तो 6 इंच इस्तेमाल करें। ब्रेड अगर मल्टीग्रेन ले रहे हैं तो 2 स्लाइसेस इस्तेमाल करें। कीनोआ ले रहे हैं तो 3 to 5 टेबल स्पून आपके बॉइल्ड ले लें। दलिया ले रहे हैं तो 3 to 4 टेबल स्पून आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में ले लें। ये इनकी क्वांटिटी है। होम रेमेडी, अगर इंडाइजेशन में होम रेमेडीज की बात की जाए तो उसमें आप पुदीना का इस्तेमाल करें। अच्छा। नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट को ब्लेंड करके स्मूदी बना के उसके अंदर लेमन स्क्वीज लाजमी करें। पुदीना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर लोग इलायची का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी एक सूदनिंग इफेक्ट देता है स्टमक को, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी होम रेमेडीज़ हैं, अगर इनका पानी बना के आप इस्तेमाल कर लें। आप किकम्बर की स्मूदी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आप किकम्बर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो छिलका है उसको पहले आप वॉश करें अच्छे से, फिर छिलका उतार के उसको ब्लेंड करके इस्तेमाल करें। फिर वो कंटेमिनेंट जो है उसके रिमूव हो जाएंगे, कंटेमिनेटेड नहीं वो रहेगा। और अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक और बात, लोग इसमें फिजी ड्रिंक्स डाल लेते हैं। जो भी स्मूदी बनाते हैं उसमें फिजी ड्रिंक्स ऐड कर लेते हैं, तो फिर उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू वो नहीं रहती, तो वो शुगर ऐड हो जाती है उसमें, उसका उस तरह से हमें फ़ायदा नहीं होता। तो अगर इसको हम इस्तेमाल करते हुए सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल भी करते हैं गर्मियों में, उसकी वजह से भी मैदे के मसाइल क्या बढ़ सकते हैं? कॉफ़ी की वजह से ऐसा कोई भी रिसर्च सामने नहीं आई कि एक्सेसिव अमाउंट अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका मसाइल पैदा हो। एम्प्टी स्टमक हमने एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ किया, आप 1 कप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करें तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। चाय भी आप इस्तेमाल करें, हमें डेली वैसे तो जागा ही नहीं जाता, डेली नीड होती कैफीन इनटेक की, हम उसको लें तो फिर ही आंखें खुलती हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे और साथ में वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब भी इस्तेमाल करें उसको 1 कप आप डेली इस्तेमाल कर लें तो और अंडे का कहा जाता है कि गर्मी में अंडा नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है, लेकिन क्या ये मिथ है या ऐसा है? ये मिथ है। अच्छा। और अंडा आपको पूरा खाना चाहिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट अंडा आपकी पूरी करता है जी। इसमें कोलेस्ट्रोल का थोड़ा सा, जिन लोगों को मोटापा है, जो ओबीस लोग हैं, वो अगर इसकी जर्दी आप नहीं खाएंगे, ठीक है, उसके अंदर कोलेस्ट्रोल वैसे भी वो डेली रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ओबीस लोगों के लिए वो इतना सूटेबल नहीं होता, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करें। एग वाइट इस्तेमाल कर लें। जो नॉर्मल, जिनका BMI नॉर्मल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका बॉडी वेट जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो अंडे का इस्तेमाल डेली बेसिस पे लाजमी बनाएं। और एक अंडा जरूर खाना चाहिए। और मोस्टली जो गर्ल्स हैं उसके लिए, टीनेज गर्ल्स जो हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि वो डेली बेसिस पे अंडे का इस्तेमाल, एक अंडा एटलीस्ट आप लोगों को खाना चाहिए, बल्कि हम सबको खाना चाहिए। दूसरा सना, जैसे मैं बात कर रही थी कि हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है, कुछ भी, बहुत से लोग मसाले वाली अगर चीज़ें खा लें या कोई ऐसी खाना खा लें तो उन्हें हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह होती है? मसाले की वजह से होते हैं या कोई और मसला है? मुनीबा, ये बात ये नहीं है कि आज मैंने कुछ खाया तो मुझे हार्ट बर्न स्टार्ट हो गया। ये आपकी कुछ आदत हैं जो आपको कुछ देर से लगी हुई हैं और उनको आप फॉलो करते आ रहे हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और इसके साथ स्ट्रेस फैक्टर भी जो है रिलेट करता है। बहुत सारे स्टमक इश्यूज ऐसे होते हैं जिनके साथ स्ट्रेस फैक्टर रिलेट कर रहा होता है। IBS आजकल एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ की जाती है, वो भी यही है, इरिटेबल बोल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ये बहुत कॉमन है लोगों में। स्ट्रेस की वजह से आपके मैदे के मसाइल रहते हैं, आपको वॉमिटिंग उससे स्टार्ट हो जाती है, आपको कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, आपको डायरिया हो जाता है। तो ये सारे मसाइल, तो अपने स्ट्रेस फैक्टर को जितना कंट्रोल करेंगे तो हम इन मसाइल से बच सकते हैं। बाकी आपने इससे पहले बात की कि किस तरह से हम और जो इंडाइजेशन के मसाइल हैं उनसे बच सकते हैं।
तो जो लंबे अरसे के लिए आप अपनी आदत को चेंज लेकर कर सकते हैं। चेंज करें, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली चेंज लेकर आए Okay. उसके अंदर। ग्रेजुअली चेंज ये है कि वाटर इनटेक कम है तो ज़्यादा कर लें, फ्रूट इनटेक नहीं है तो फ्रूट इनटेक ऐड करें, रिफाइंड चीज़ें यूज़ करें, डेली बेसिस पे फैट ले रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें, तो फिर आप फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करें, अपना मूड थोड़ा ठीक रखें, तो ये सारे तो मसाइल ये जो मैदे के मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं। सना कमर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। सना, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं, और जिस तरह हम बात करते हैं कि जनाब मैदे के मसाइल जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, खा वो कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, हर कोई इस चीज़ में मुब्तला है। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपनी डाइटरी हैबिट्स और एक्टिविटीज़ को अगर चेंज कर लें, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हम ऐड कर लें और डाइटरी हैबिट्स को ठीक कर लें, तो ये तमाम तर मसाइल हल हो सकते हैं। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह बात कर रही थी मैं सेहत के हवाले से, तो अच्छी सेहत और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमारी जहनी सेहत भी होना बहुत ज़रूरी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस्म चाहे जितना मर्जी मजबूत हो, अगर दिमागी तौर पर हम कमज़ोर होंगे ना तो दुनिया में आगे बढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है, बल्कि उसको नामुमकिन ही समझे। हमारी जहनी या फिर जिस्मानी सेहत का हमारी उम्र के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक होता है। आपने कभी ये नोट किया होगा कि बच्चे बड़े की निस्बत चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं, आसानी से याद भी कर लेते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि उम्र के साथ साथ हर फर्द के दिमाग में तब्दीलियाँ आती हैं और दिमागी अफ़ाल भी तब्दील होते जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमागी तनज़ुली आम हो जाती है और इसका नतीजा बुढ़ापे में अल्जाइमर और डायमेंशिया जैसे अमराज की शक्ल में भी निकल सकता है, जिसमें इंसान की मेमोरी इंतहाई कमज़ोर हो जाती है और हम बातों को भूलने के आदी हो जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमें नई चीज़ें सीखने यहाँ तक कि लोगों के नाम याद रखने में भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम अपनी डेली ज़िंदगी में कुछ हेल्दी आदात हैं या एक्टिविटीज़ अपना लें तो शायद हम उम्र के साथ साथ दिमाग को कमज़ोर होने से भी बचा सकते हैं। तो ये आदात कौन कौन सी हो सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अहमद जमील हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर इनवाइट। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इमरान, सबसे पहले तो हमें बताइए, आज जैसे हमने डायमेंशिया और अल्जाइमर की बात करनी है, जो दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स समझे जाते हैं, लेकिन ये है क्या, इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं डायमेंशिया में और अल्जाइमर में? डिमेंशिया जो है, इससे अगर आप समझें आम ज़ुबान में तो ये भूलने की बीमारी है। अच्छा। अब भूलने की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर जो सबसे कॉमन जो है वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। ओके। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ एक कॉमन इसलिए है कि ये एक इसमें डिजेनरेटिव लॉस होता है, न्यूरॉन लॉस होता है और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। सही। अब अगर देखा जाए तो डिमेंशिया कुछ रिवर्सिबल हैं, कुछ इरिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल से मुराद ये है कि वो वक्त के साथ साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आएँ तो आप उनसे बच सकते हैं। सही। और कुछ इरिवर्सिबल हैं जो कि नहीं बच सकते, वो आहिस्ता 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 आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूलने की बीमारी ख़तरनाक होती जाती है और एंड स्टेज तक ले जाती है। उसमें से अल्जाइमर्स डिजीज़ नंबर 1 है। लेकिन मुझे बताइए कि ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं या एक ही बीमारी है और उसको आगे लीड कर रही है? बेसिकली डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है कि ओके। बेसिकली भूलने की बीमारियाँ, और इसके अंदर जो सबसे टॉप पे जो है वो अल्जाइमर्स वो अल्जाइमर है। ओके, ठीक है। मतलब एक पूरी बीमारी और उसमें से एक स्टेज है वो अल्जाइमर का, हम कह सकते हैं उसको। हाँ, अल्जाइमर्स डिजीज ये कहते हैं कि मोस्ट कॉमन है। और इसमें यह है कि प्रेवलेंस अगर देखा जाए तो आजकल अमेरिका के अंदर, मैं चूँकि वहाँ से ट्रेंड हूँ, मैंने अल्जाइमर्स डिजीज में काम किया काफ़ी, तो वहाँ पे जो है तकरीबन एस्टिमेट किया गया था कि 2020 के अंदर 6 से 7 मिलियन अफराद को अल्जाइमर्स डिजीज़ है, जो कि प्रोजेक्ट उन्होंने किया 2060 में तकरीबन 16 से 17 मिलियन पीपल को हो सकती है। ओहो, मतलब ये बहुत बढ़ सकती है। exactly. तो मुझे बताइए इसमें क्या क्या फिर साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर अल्जाइमर की बात करें तो किस तरह हमें पता चलेगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हमें पता चले कि हमारे अंदर कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अल्जाइमर्स डिजीज़ को अगर डिवाइड करें तो ये एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आसानी के लिए माइल्ड डिजीज़ क्या है, इसके अंदर कुछ भूलने की चीज़ें शामिल होती हैं, जिस तरह नाम भूल गए, कोई पर्स रख के भूल गए, चाबियाँ रख के भूल गए। और ये चीज़ ऐसी है कि ये नॉर्मल भी है,
हाँ, तो नॉर्मली डेली लाइफ में भी ऐसा होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, सही। एंजाइटी के अंदर ऐसा हो सकता और ये किसी के साथ भी हो किसी सकता के है, साथ किसी भी हो नॉर्मल सकता है, पर्सन के किसी साथ भी normal हो person। सकता है। हाँ, है। मसला तब स्टार्ट होता है जब चीज़ें रखने के भूलने के साथ साथ बंदे में थोड़ी एंजाइटी डेवलप होनी शुरू होती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ओके, और साथ साथ क्या होता है कि फिर वो कोई अनफेमिलियर प्लेस में जाके वो भूल जाते हैं कि हमने वापस कैसे जाना है। फिर जब डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, मॉडरेट डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि वो अपने नवासों के नाम, भतीजों के नाम भूलने के साथ साथ फिर बच्चों के नाम भूलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके साथ फिर उनको कभी कभी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, काफ़ी केसेस में ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट जो है वो सारी सारी रात जाग रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्हें कभी सारी ज़िंदगी गालियाँ नहीं दी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, कोई सेक्रेटरी लेवल पे आ चुके हैं, डॉक्टर लेवल पे आ चुके हैं, अचानक वो गालियाँ देना शुरू हो गए हैं, प्रोफेनिटी, अखीर जो है ना सारी फैमिली अचानक परेशान हो गई कि इनको क्या हो गया। ओके, तो वो जब स्टेज आती है, वहाँ पे आके ज़्यादातर फैमिलीज पेशेंट्स को लेके आती हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास, तब उन्हें एहसास था कि कुछ मसला चल रहा था जो सीवियर हो गया है। तो यहाँ पे आके मॉडरेट डिजीज़ होती है और फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता 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 ये स्टेज इसकी वर्स करते करते एक वक्त वो भी आता है जब पेशेंट जो है वो बोलना कम कर देता है। जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है ये एक न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर भूलने के साथ साथ थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाता है, कॉग्निशन कम हो जाती है। सही। और जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं, जिस तरह से गाड़ी चलाना एक बड़ा नॉर्मल टास्क है जो कि हम डेली लाइफ में सब चलाते हैं, मगर इन पेशेंट के लिए गाड़ी चलाना भी एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। क्योंकि आप जब गाड़ी में बैठते हैं, अपनी साइड मिरर्स देखने हैं, अपने बैक मिरर देखना है, अपनी गाड़ी चलानी है, दूसरी गाड़ी से अपनी डिस्टेंस नोट करना है, तो ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ख्वातीन के लिए घर में खाना बनाना, कोरमा, बिरयानी नॉर्मल जो बनाती थी, मसला तब होता है जब वो बनाना उनको भूल गया और पॉट जला दिया, बर्तन जला दिया, अचानक फैमिली परेशान हो गई कि रोज़ना बर्तन जल रहा है, क्या हो गया अचानक। तो वहाँ पे आके डायग्नोसिस शुरू होना शुरू होता है और फिर जो है ना फैमिली थोड़ी अलार्म होती है। आहिस्ता आहिस्ता बोलना कम हो जाता है, पेशेंट किस स्टेज पे बैठा है उस स्टेज पे बैठा रहेगा। फीकल इनकॉन्टिनेंस, पेशाब और सब कुछ कपड़ों के अंदर कर दिया, वहाँ पे आके फैमिली और अलार्म होती है, कंडीशन जो वर्स्ट होती जाती है। फिर डायपर्स बना देते हैं पेशेंट्स को, फिर बोलना कम कर देते हैं और आहिस्ता 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 फिर वो ये है कि जिस जगह बैठे हैं वो बैठे रहते हैं, लेटे हैं तो लेटे रहते हैं, बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और तो ये कौन सी स्टेज आती है जिसमें वो बिल्कुल ही बोलना बंद कर देते हैं? एंड स्टेज की तरफ जाना शुरू होते हैं। ओके। और इस एंड स्टेज के ये वर्स इसलिए भी है कि ज़्यादातर फैमिली मेंबर और परेशान हो जाते हैं, यू नो देयर लव्ड वंस, जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो वो इस तरह कंडीशन में देख के वो और डिप्रेस जो फैमिली मेंबर्स केयर गिवर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनमें भी एंजाइटी आई थी, उनमें भी डिप्रेसिव सिम्टम आए थे। तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही पेशेंट मॉडरेट से आगे जाता है तो उसके लिए फौरी तौर पर एक नर्स का या कोई एक मुलाजमा का इंतजाम किया जाए जो मुस्तकिल उसकी टेक केयर कर सके, सुबह शाम, और उनके डायपर चेंज करना, उनसे बातें करना, वॉक करवाना, तो ये किया जाए ताकि पेशेंट की डिजीज़ को कम किया जा सके। लेकिन मुझे बताइए ये रिवर्सिबल है अल्जाइमर? अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्सिबल नहीं है। और मगर ये है कि इसके प्रोसेस को डिक्रीज किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। तो जैसे कि फर्स्ट किया डायग्नोसिस अगर मॉडरेट डिजीज में होता है तो मॉडरेट से सीवियर तक 10 साल लग जाते हैं। तो 10 से तो साइंटिस्ट ने इसको काफ़ी एनालिसिस किया। मैं जिन साइंटिस्ट से काम कर था डॉक्टर बाइडीसबर्ग, उनका बड़ा नाम है अमेरिका में, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनके साथ मैंने काम किया और मैं कुछ बुक चैप्टर पब्लिश हुए। तो उनके मुताबिक जो है ये डिजीज़ जो है तकरीबन 10 से 15 साल लेती है, मगर आखिरी जो है जब मॉडरेट से सीवियर तक जाती है तो अक्सर पेशेंट में डिक्लाइन जल्दी आ जाता है, अक्सर में लेट आता है। सही। अब उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह फर्स्ट के एजुकेशन है, बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्विस वाले हैं, आर्मी ऑफिसर जो कि पढ़ते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, उनमें डिक्लाइन स्लो होता है। और जो पेशेंट जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है उनमें डिक्लाइन फास्ट होता है। सही। फिर उसके बाद हेल्थी हैबिट्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दें, फिर हाइपरटेंशन कंट्रोल, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो कि एक्सरसाइज के बाद जिस्म में रिलीज होता है। और ये फैक्टर दिमाग में काम करता है, जिस्म पे काम करता है और क्या कहते हैं न्यू मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, नंबर 1। नंबर 2, हाइपरटेंशन को कम करता है, डायबिटीज़ को कम करता है, और ये ऐसी पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ को भी कम करता है। तो एक्सरसाइज अगर रेगुलर तौर पे किसी भी एज में स्टार्ट की जाए, मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि एट एज ऑफ 20 आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। बाय 30-40 आप में हैबिट डेवलप होती है रोज़ाना एक्सरसाइज करने की। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप जिम चले जाएं, जिम में एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें। जिम में डिफरेंट एक्सरसाइज मशीनें पड़ी हुई हैं, आप अगर 5 मिनट में भी सब मशीनों पर टाइम स्पेंड करें तो बाय द एंड ऑफ द डे यू स्पेंड 2 आवर्स इन द जिम। इट्स वेरी गुड थिंग। तो उसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप हैबिट बन जाते हैं एक्सरसाइज करने की।
और फिर ये एक्सरसाइज की हैबिट जो है वो आपको डिमेंशिया और दूसरे डिसऑर्डर से बचाती है। सिर्फ डिमेंशिया ये अल्जाइमर से नहीं, बाकी भी जितने आप कह लें कि फिजिकली अनफिट होते हैं या फिर मेंटली अनफिट होते हैं, आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि अल्जाइमर डिजीज का रिस्क बढ़ता है अगर अनहेल्थी खाना खाया जाए। पिज़्ज़ा, बर्गर और कोक जितने भी हैं, जितने भी हमारे जो फूड हैं आजकल, हम जो बाहर से प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसका बहुत बड़ा रोल है। फास्ट फूड, एग्जैक्टली, स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है अल्जाइमर डिजीज के रिस्क को बढ़ाने में। फिर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, और ये वो बातें हैं जो कि रिसर्च से साबित हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या मेडिकेशंस पे लगाया जाता है कि क्या इनकी साइकोथेरेपी की जाती है? किस तरह किया जाता है इनको? तो सबसे पहले जो हम पेशेंट को कहते हैं कि फैमिलीज को कहते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा सा वॉक कराएं, एक्सरसाइज कराएं, ठीक है। हमने दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक है प्रोटेक्टिव फैक्टर जो कि हम यूज़ करेंगे ताकि डिजीज़ को स्लो डाउन किया जाए। दूसरे नंबर पे हम उसकी मेडिकेशन पे आएंगे। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ये हैं कि स्मोकिंग ख़त्म कर दें, अगर हाइपरटेंशन है तो उसकी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन को अच्छा कंट्रोल करें ताकि ब्लड प्रेशर शूट अप ना करे, डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करें, और पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करवाएं। तो उसके लिए अगर मुलाजमा है, मेड है, कोई फिजिकल थेरेपिस्ट घर आ सकता है, वो पेशेंट की एक्सरसाइज करवाए, क्योंकि एंड स्टेज तक आते आते पेशेंट चूंकि वॉक नहीं करता तो उसमें जिस्म में अकड़ाव पैदा होना चाहिए होता है, तो वो अपने बाजू भी सीधे नहीं कर सकता, टांगे भी सीधे नहीं कर सकता। अगर वो एक्सरसाइज करता रहेगा, चलता रहेगा तो कम से कम ये है कि वो उसका डिजीज़ को प्रोग्रेस को कम हो जाएगी। अच्छा, फिर तीसरे नंबर जो आता है कि वो आता है कि हम जो पेशेंट से कहते हैं कि कॉफ़ी का अच्छा इस्तेमाल है, कॉफ़ी जो है वो उससे बचाती है, और अनहेल्थी फूड हैबिट हमने डिस्कस कर ली है कि जितनी भी चीज़ें अवॉइड किया जाए। इसके अंदर नट्स हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि आप इस्तेमाल करें तो वो दिमाग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स दिमाग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, फिर उसके बाद मेडिकेशन आती है। अनफॉर्चुनेटली माइल्ड डिजीज़ के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मॉडरेट से सीवियर डिजीज़ के अंदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अमेरिका में मैंने जो काम किया तो वहाँ पे नमेंडेक मेडिकेशन थी, मैंने यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे अवेलेबल है, मेमेंटीन के नाम से है। अच्छा। और डोनापिजिल के नाम से एक मेडिकेशन है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को डॉक्टर इमरान स्लीपिंग पिल्स भी दे देते हैं कि आराम से ये लोग सो जाया करें ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा स्फेयर ना हो। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी पेशेंट देखे हैं यहाँ पे भी और अमेरिका में भी। वो होता ये है कि पेशेंट्स को ऐसा मैल ट्रीट किया जाता है। इन पेशेंट्स को आपने बेसिकली स्लीपिंग मेडिकेशन बिल्कुल नहीं देनी। आपने इनको मेडिकेशन देनी है अगर तो इनमें साइन सिम्टम आते हैं। फर्ज किया अगर पेशेंट जो है साई रात जाग रहा है और गालियाँ दे रहा है या अपने आप से बातें कर रहा है या वो अग्रेशन हो गई है उसमें अंदर, तो आपने देखना है उस एंजाइटी को ट्रीट करें, उसकी डिप्रेशन को ट्रीट करें। अक्सर इसके पेशेंट के अंदर आवाज़ें आनी शुरू होती हैं और बाकी लोगों को पता नहीं चलता। अब मुझे याद है मेरा पेशेंट था अमेरिका में, वो पाकिस्तानी खातून थी। अब वो यही समझती थी हर वक्त उनके साथ एक जिन लगा हुआ है और उनको वो नमाज़ पढ़ने से रोकता है, बाथरूम जाने से रोकता है, तो हमेशा कहती थी जिन से तू परे हट जा। तो फैमिली मेंबर समझते थे कि शायद ये अपने आप से बातें करी जा रही है। तो अब जैसे ही मैंने उनको एक माइल्ड डोज में एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन स्टार्ट की, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और मगर ये है कि चूंकि उनकी डिजीज़ थी सांस भूलने की, तो वो उसको हम ट्रीट करते थे। तो बेसिकली आपने मेडिकेशन अच्छी हिस्ट्री लेके मेडिकेशन स्टार्ट करनी जो कि एंजाइटी को कम कर सके, हेलुसिनेशन को कम कर सके, ताकि डिजीज़ का प्रोग्रेशन कम हो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितनी भी मेडिकेशन है सोने के लिए, एंजाइटी के लिए, कई दफ़ा बेंजोडाइज़ेपिन जो है उसका रिसर्च से काफ़ी साबित है कि ये मेडिकेशन जो है अल्जाइमर डिजीज़ को वर्स करती है, पेशेंट्स को वर्स करती हैं। ज़्यादा सोने से उनके अंदर ज़्यादा जो है ना दिमाग के अंदर जो है ना वो कह लें कि कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, डिजीज़ वर्स हो सकती है। तो उनको आपने सुलाना नहीं है, आपने उनको जगाना है, उनसे बातें करनी है, उनके सोशल सपोर्ट करनी है। अब सोशल सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है कि आप फैमिली से बातें करें, बच्चों से बातें करें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में एजुकेटेड है यहाँ पर लोग, आपको लगा है कि पाकिस्तान में इस तरह की एजुकेशन मिल रही है खासतौर पर मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से कि हमने इनको किस तरह टैकल करना है? काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अब सोशल सपोर्ट हमारे लिए इस तरह के फैमिली में सोशल सपोर्ट है, मगर चूंकि अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अलग हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो बूढ़े लोग हैं वो अकेले होते जा रहे हैं। अब हम उनसे ये कहता हूँ कि कम से कम वो अपने करीब जो मस्जिद है वहाँ जाना शुरू कर दें। अब वो मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे तो उनका एक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। वो सर्कल में फिर वो वॉक भी करेंगे, वो आपस में वो कोई पार्टियाँ कर सकते हैं, टी पार्टी कर सकते हैं, वो आपस में बातें करेंगे। तो बेसिकली आपने उनसे कहना है से बातें करें, इंटरेक्ट करें लोगों से। जैसे से वो बातें करेंगे तो आपने जो अल्फाज जो गुम हो चुके हैं जहन में वो वापस आएंगे। तो जो शायर ज़्यादा होते हैं उनसे कहते हैं आप ज़्यादा से शायरी करें, जो इंजीनियर हैं या लॉयर हैं उनसे केस डिस्कस करें। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं और जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनके साथ बातें करके उनकी याददाश्त वापस लेके आए। मतलब ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं या टिप्स हैं जिनके थ्रू हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये अगर एक दफ़ा आपको
हो जाती है इस बीमारी में, अगर आप मुब्तला हो जाते हैं तो सारी ज़िंदगी ये आपके साथ ही चलेगी। हमारे साथ डॉक्टर इमरान अहमद जमील मौजूद थे, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की है और बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारे साथ रही है आपकी। और जनाब, आप लोगों को भी कुछ उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें इससे मुतल्लिक अल्जाइमर से या डेमेंशिया के मुतल्लिक पता चल गई होंगी कि इनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह हम इससे बच सकते हैं, या अगर बहुत से मरीज अगर इसमें मुब्तला भी हैं तो वो किस तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में किया जाता है। जिंदा दिलान लाहौर के रिवायती जोशो जज्बे और बेमिसाल जिंदा दिली के बायस उसे बजा तौर पर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर मुगलिया सल्तनत में बिलउमूम 13 दरवाज़ों के हिसार के अंदर तंग गलियों या फिर बाजारों पर मुश्तमिल था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हमने देखा इस शहर का जो फैलाव है वो बढ़ता ही गया है और शहर की आबादी गैर सरकारी अंदाजों के मुताबिक इस वक्त 1.5 से 2.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वक्त की इन सितम ज़रीफियों में लाहौर के ये तारीखी जो दरवाजे हैं अपनी शानो शौकत गंवा रहे हैं, लेकिन अब कई बरसों बाद शहर के तारीखी दरवाजों की जो बहाली है, तज़यीन आराइश का काम है, उसका फैसला कर लिया गया है। टफ टाइल्स, रंगो रोगन, एलटी लाइट्स लगाई जाएंगी और कैटाइज भी नस्ब की जाएंगी। तो जनाब, ये जो 13 में से 5 बड़े तारीखी दरवाज़ों को लशपश किए जाने का फैसला किया गया है। इनमें कौन कौन से दरवाजे और कौन कौन से गेट्स इसमें काम किया जाएगा मौजूद हैं, शामिल हैं। हम इस पर बात करेंगे। डायरेक्टर कंजर्वेशन लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं और जुनैरा इलियास, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। जुनैरा, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, सर आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले आप ही से बात कर लेती हूँ, मुझे बताइएगा इसमें कौन कौन से जो गेट्स हैं वो शामिल हैं। देखिए जी, गेट जो इस वक्त लाहौर में हमारे पास जो इस वक्त स्टैंडिंग गेट्स हैं, उसमें तो अगर आप स्टार्ट करें, भाटी है, फिर आगे लोहारी है, लोहारी के बाद उसके बाद आपका आता है दिल्ली दरवाज़ा है, फिर कश्मीरी है, मोती है। ये दरवाजे तो कुछ स्टैंड करते हैं, बाकी तो दरवाजे आपको मालूम है अकबरी और फिर आपका जो है क्या कहते हैं शाह आलम, और ये तो मौजूद ही नहीं है। तो आई बिलीव ये जो प्रोजेक्ट आपका इस वक्त किया गया है, उसमें आई थिंक दे आर गोइंग टू बेसिकली रिवाइव द गेट्स विच आर ऑलरेडी देयर। सो इसके लिए मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सिलसिला आ रहा है जिसके ऊपर ये करना चाह रहे हैं, तो ये एक मास्टर प्लान आई बिलीव जो है इट्स बीन प्रिपेयर्ड बाय द सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और वो उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं और हम ज़ाहिर WCLA उसमें उनको सपोर्ट करेगा। बट एक चीज़ ऐसी है जिसको जॉइंट कोलैबोरेशन में अगर हमसे डिस्कस फर्दर कर लिया जाए डिटेल्स में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि WCLA के अपने एक प्लान्स हैं जो कि इनसाइड वॉल सिटी के हो रहे हैं। तो जाहिर है बाहर के और वो अगर उनके मिला के एक जॉइंट मीटिंग्स कर ली जाए तो वो बेहतर होगा कि पैसा ज़ाया ना जाए और जो जिसका इम्पैक्ट बेहतर आ सके। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इसका अल्टीमेटली प्रॉपर डिटेल डिस्कशन जो है WCLA से भी की जाए, जो प्लान उनके जहन में है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, वो भी हमसे डिस्कस हो जाए, ताकि वी कैन ऑलवेज गिव अ गुड गाइडेंस, वी कैन गिव आवर इनपुट एज वेल, और उस इनपुट के साथ एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। तो ये मेरे ख्याल से मरहलावार चीज़ें होंगी जी। मेरे ख्याल में जो एक अरसे से इस पे काम हो रहा है कि वॉल सिटी के सर्कुलर रोड के ऊपर काम हो, फिर कुछ पार्किंग प्लाजास के ऊपर टीपा काम कर रही है, और ये चूंकि डोमेन्स अगर आप गौर किए जाएँ तो ये सर्कुलर रेट के और ये अलग अलग डोमेन्स में आता है। तो इसमें ज़ाहिर है एवरीबॉडी इज़ मेकिंग देयर ओन, ट्राइंग टू गिव देयर ओन कंट्रीब्यूशन इन दिस वन, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है अगर उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ भी कंसल्टेशन कर ली जाए। वी कैन गिव आवर कंसल्टेशन, अपनी इनपुट दे देंगे, हमारे साथ आगा खान वाले काम कर रहे हैं वो भी अपने इनपुट दे देंगे। तो आई थिंक उसका
इम्पैक्ट बेहतर आ जाएगा। कलर क्या यूज़ करना है, हाँ, सड़कों के पहिए क्या करना है, इस दरवाज़ों को ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनका मटेरियल क्या यूज़ करना है, वी कैन गिव आवर एक्सपर्टीज ऑन दैट वन। सो एट द एंड ऑफ द डे अचीवमेंट क्या है, हम सबका मिलके एक है कि बेहतर से बेहतर पेज पे आगे काम करना बड़ा बेहतर होता है ताकि नताइज जो है वो अच्छे निकल सके। जुनैरा, आपसे बात करना चाहूँगी, ये कितना फ़ायदामंद साबित होगा और इस पे कितना हमें पहले काम कर लेना चाहिए था जो अब हम इस पे काम करने जा रहे हैं? देखो मुनीबा, अभी भी जो काम हो रहा है, जैसे कि कहा बताया जा रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेशन से काम नहीं कर रहे, जो कि एक डाउनफॉल भी कहा जा सकता है और एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो एक 100% काम हो सकता है, क्योंकि वॉल सिटी अथॉरिटी के पास एक्सपर्टीज मौजूद है। बिल्कुल ऐसे फिर ही इनके फॉरेन जो डेलीगेशंस आते हैं वो भी प्रॉपरली पहले एक डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके बाद PC1 अप्रूव होता है और देन काम शुरू होता है, जो कि यूनेस्को के अंडर रहते हुए काम हो रहा होता है। क्योंकि अभी ये पूरी वर्ल्ड हेरिटेज हमारी जो साइड है वो ऑथराइज हो चुकी हुई है और उसके बाद इस पे काम करना, हमें सिर्फ ये नहीं कि जी वॉल सिटी का दिल किया तो ये दीवार को उतार दो और इसको बहाल कर दो, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर जो है तमाम तर जो रूल्स हैं यूनेस्को की जानिब से जो हमें दिए गए हैं कि जो हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पे काम कर सकते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरा काम तो यकीनी तौर पे अच्छा है क्योंकि हमारे पहले भी दरवाजे निगलेक्शन की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ ये पता है कि जी ये टकसाली गेट है, लेकिन उसकी कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं है। सिर्फ हमारे पास रह ये गए हैं कि दिल्ली गेट पे तो वॉल सिटी अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा काम पहले से किया है और सिर्फ एक वही फ़िलहाल अट्रैक्शन है अंदरून लाहौर में। भाटी गेट के काम जो है वो पिछले 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको इस तरह से प्रॉपर बहाली नहीं मिली जिस तरह से दिल्ली गेट को मिल गई। और हम देखते हैं कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है। वो जैसे ही आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें जहाँ पहले हमें 2 चीज़ें सुनने को मिल रही होती थी कि हमें शाही किला जाना है या बादशाही मस्जिद जाना है, तो वहाँ अब ये भी कहते हैं जी हमें रॉयल ट्रेल दिखाएं। अच्छा, क्योंकि हर किसी को ये फैसिनेट कर रहा होता है कि हमारे जो बादशाह के टाइम पे लोग थे वो किस तरह से वॉक करते थे, क्या इन्वायरमेंट था। क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं मेरा ख्याल है वो डोमेस्टिक लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं इन सब चीज़ों में। तो अगर बाकी दरवाजे भी बहाल हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जाएगा। ये मेरे ख्याल से अगले 50 साल की जो थिंकिंग है और जो प्लानिंग है ना, वो हमें अभी से करके चलना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हमें मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। जुनैरा, आप तो इस हवाले से रिपोर्ट भी करती रहती हैं और जाती भी रहती हैं, और कौन कौन सी ऐसी तारीखी इमारत हैं हमारे यहाँ पर लाहौर में जिनको अभी भी काम की ज़रूरत है, जिनको बहाली की ज़रूरत है उसके ऊपर काम करने की? देखिए हमारी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो तकरीबन 370 के करीब शहर लाहौर में मौजूद है। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इनिशियली काम देखें वॉल सिटी ने करना शुरू किया है, जो कि बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और नॉन मॉन्यूमेंट्स थे उनकी बहाली का काम शुरू हो चुका है। इवन जो लिस्ट वॉल सिटी अथॉरिटी के पास मौजूद है वो 370 की है। और वंस मैं जब बात कर रही थी इस हवाले से तो मैंने कहा जी ये कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिखती। तो वही बात है कि जो चीज़ रिस्टोर हो रही है, जिस चीज़ पे काम कर लिया गया है, वो तो हम लोग अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं, लोगों को बता भी रहे होते हैं। जैसे अब दिल्ली गेट को अगर देखें, क्योंकि उसको बार बार इसलिए मेंशन किया जा रहा होता है क्योंकि एक वाहिद वो गेट है जो कि बहाल हो चुका है। उसमें आप मुतअद्दिद गलियां देखेंगे, उनको अलग अलग से नाम दे दिए गए। वो इंटरनेशनली लेवल पे लोग जब आते हैं आप यहाँ पर लाहौर में तो कहते हैं जी गली सूजन सिंह का हमने देखनी है। और एक फॉल में ये ज़रूर देखूँगी कि ईद के दिनों में हमने देखा कि वो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। वहाँ की जो एक चमक धमक है ना, वहाँ पे जो एक तबला बजाने वाले बैठे होते हैं, फिर एक मटका बजाने वाले वहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन वो भी ईद मनाने के में मसरूफ़ थे। तो ऐसी वाली चीज़ें मेरा ख्याल है कि जितनी स्टोर होंगी वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जब फॉरेनर्स आते हैं तो उनकी ये होता है कि जी यहाँ की हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस देखनी है, हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। कोई भी डेलीगेशन आता है तो मेरा ख्याल है कि कोई अगर 100 बंदे आ रहे हैं तो 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो कि बादशाही मस्जिद ना देख रहे हों या शाही किला को विजिट ना कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है उन लोगों से। या अब कहा जा सकता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं है, तो उनके लिए अट्रैक्टिव होती हैं। और जैसे जैसे इसको बहाल किया जाएगा, मेरा ख्याल है वॉल सिटी के लिए एज वेल पाकिस्तान की एक गुड इमेज के लिए बड़ा अच्छा वो इकदाम होगा। जैसे अभी मस्जिद पे काम किया जा रहा था, मोती मस्जिद पे काम किया जा रहा है, शालमी में जो मस्जिद है वो काफ़ी फेमस है, उस पे काम किया जा रहा है और वो भी बिल्कुल लास्ट पैसेजेस में पहुंच चुका है। तो डिफरेंट मसाजिद पे भी काम हो रहा है, औकाफ के भी हेल्प ली जा रही है, वॉल सिटी अथॉरिटी भी काम कर रही है। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये दरवाजे अगर बहाल हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है जो कि कर रही है गवर्नमेंट, और इस पे 10 करोड़ का तखमीना
लिया गया है। तो इसमें ठीक है, बजट जो है वो आपने रिवील कर दिया है कि इतना ठीक है, 10 करोड़ का बजट जो है वो इस पे लग रहा है, जो कि इसकी खूबसूरती को भी बहाल करेगा, टफ टाइलिंग भी करेगा, कैटाइज भी लगाई जाएंगी ताकि जब रात के टाइम पे लोग यहाँ पर जाते हैं ना तो वो उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। यहाँ हम बता रहे थे भाई भाटी गेट आ जाओ और किसी को नहीं दिख रहा होता, तो दिल्ली में तो लगा दिए गए कि लाइट्स भी लगी हुई हैं और दिल्ली गेट पे प्रॉपर जो लाइटनिंग होती है वो रात के टाइम पे लोगों को दूर से भी पता लग रहा होता है कि ये गेट यहाँ मौजूद है। लेकिन भाटी के बाहर हमें अभी भी लटकती तारें दिख रही होती हैं जिसमें भाटी गेट कहीं घूम जाता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इकदाम है ये हुकूमत की तरफ से। हाँ, WCLA को भी अगर एक पेज पे ले लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उनकी बड़ा अच्छा फिर हो जाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एक पेज पे लेकर चलेंगे तभी हम तमाम तर जो चीजें होने मलहूज़े हाथ पर रख के उन चीजों को कर सकते हैं। सर, आप लोगों का और प्लान है कि ये हो जाएगा तो इसके अलावा भी और जो तारीखी इमारतें हैं एक और प्रोजेक्ट है जिसपे इस पर काम हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है, वो है मस्जिद वजीर खान के साउथ साइड पे कूचा शाह हुसैन। कूचा शाह हुसैन, अच्छा। ये वो एरिया है जो कि आप मस्जिद के जो अंदर हुजरे हैं इस वक्त हम उसको भी रिवाइव कर रहे हैं इस वक्त। ओके। वहाँ पे कलम पहले आपको पता खतात बैठे होते थे और किताबत हो रही थी, तो वो चीज़ों को भी रिवाइव करने जा रहे हैं हम लोग। उन हुजरों में अब हम ये पुराना ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी ला रहे हैं। तो उसके बिल्कुल साउथ साइड के ऊपर, नॉर्दर्न साइड पे तो दीवारें वहाँ पे हुजरे बन गए, साउथ साइड पे जो कूचा शाह हुसैन का एरिया है, यहाँ से आप घूम के दोबारा जैसे वापस आए तो हमने तो ये पूरा एक और रूट भी बन जाएगा। तो ये लिहाजा जैसे गली सुरजन सिंह है, अच्छा। उससे ज़्यादा ये खुली जगह है, इसके अंदर बाकायदा कोर्टयार्ड भी बनता है और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर स्पेस फॉर टूरिस्ट टू कम देयर। और उसके साथ चूँकि लिंक है फौरी तौर पे मस्जिद वजीर खान, तो वी स्ट्रांगली बिलीव के डेज टू कम में ये उससे ज़्यादा एडेड अट्रैक्शन बनेगी इसमें, क्योंकि ये कोर्टयार्ड जो बाहर का जो है आपका है वजीर खान का, उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं, जिसको हम लोग ये कह रहे हैं वजीर खान नेबरहुड एरिया। वहाँ पे आपको फूड ईटरीज के एरियाज आ जाएंगे, तो यहाँ पे लोगों को एक ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी और आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर डेज टू कम, इसकी ज़्यादा वो पजीर आएगी इंशाल्लाह। और जिस तरह आप लोग काम करें, वॉल सिटी अथॉरिटी जिस तरह काम करी, नो डाउट हर चीज़ को लेकर चल रही है और तारीफ़ के काबिल भी हैं। और जब हम जब अच्छा काम करेंगे तारीफ़ करेंगे, जब कोई गड़बड़ होगी तो ऑब्वियसली फिर तनकीद करना भी हमारा बनता है। आप क्या इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि देखें, एक स्टेप होता है कंजर्वेशन का, जो बिल्डिंग को बहाल कर लिया जाए, लेकिन हम वी आर वेरी लकी कि हमारे जो डीजी साहब हैं उनका पॉइंट ये है कि यार कंजर्वेशन एक हिस्सा है, उसके बाद असल काम शुरू होता है कि जब तक पब्लिक को नहीं लेकर आएंगे, फुटफॉल नहीं आएगा, लोगों के यूज में नहीं आएगा। एक बनी ही बिल्डिंग, जैसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो बिल्डिंग आपने प्रिजर्व कर ली तो किसको पता है। लेट इट बी फॉर द पीपल, बिकॉज इसको जब तक लोग नहीं आएंगे या प्रिसिशन नहीं आएगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि इस बिल्डिंग की वाकई वो खूबसूरती से काम हुआ है कि नहीं हुआ। सो वी स्ट्रांगली बिलीव इन एंड आवर डायरेक्टर जनरल स्पेशली इस पर बहुत फोकस रखते हैं कि जो काम हो जाए उसके बाद उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाए और उसमें मैक्सिमम आपको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। तो आई थिंक दैट इज द मेन सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो फिर क्या करने का सोचा है, कोई कैंपेन्स चलाएंगे या किस तरह आगाही? यस, ऑन ऑल ये आपकी मीडिया के ऊपर इन तमाम पे चीज़ों पे ला के, और सोशल मीडिया इज मेन सोर्स। और जब आप लोग जाते हैं वहाँ पे फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो कहते हैं ये कहाँ पे, और लोग दे स्टार्ट कमिंग फॉर दैट वन, स्टार्ट अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक पब्लिक नहीं जाएगी, जब तक टूरिस्ट नहीं जाएगा, उस जगह की पब्लिसिटी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है और ये हमारी ही जिम्मेदारी है। एक तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल भी हम लोगों ने रखना है। इस पे मैं आप लोगों को ज़रूर लास्ट पे कहूँगी कि हम कहीं पर भी जाते हैं, विज़िट करने जा रहे होते हैं, वो चाहे शाही किला हो, कोई वज़ीर खान मस्जिद हो, हम लोग वहाँ पे बड़ा गंद मचा के आते हैं और फिर जो हमारे अथॉरिटी वाले होते हैं फिर वो कहते हैं कि ये विजिटर्स आते हैं लेकिन वहाँ पे गंद मचा के जाते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इंतज़ामिया जो है इस हवाले से इनिशिएटिव ले रही होती है, काम शाम कर रही होती है, लेकिन हमारा जो रवैया होता है वो ख़राब होता है, जिसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। मैं आपसे आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट पब्लिक को करूँगा कि ये जो हमारा हेरिटेज है, हाँ जी, जहाँ हमारा फ़र्ज़ है इसको बचाना, इसमें आपका भी फ़र्ज़ है। प्लीज़ लोगों को दरख्वास्त है कि प्लीज़ ग्राफिटीज़ ना क्या करें, कलम जो है उसको अच्छी अपनी किताबत में लेकर आए, राधा दीवारों पे लिख जाना, दीवारों पे लिखा हुआ और वो एक अफसोसनाक चीज़ होती है कि अजीब अजीब राइटअप किए होते हैं। कल सुबह हम भी फोर्ट में विजिट कर रहे थे, तो दीवारों पे अजीब अजीब हम मटाते हैं, फिर लिखा जाता है। सो इट्स रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू जनरल पब्लिक
कि प्लीज़ ये आपके एसेट्स हैं, इसको हमें सेव करने में, साफ करने में हमारी मदद करें आप। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इतना ही आपको शौक है तो आप अपनी किताब और पेंसिल साथ वहाँ पे ले जाए, ताकि अगर आपको लिखना पड़ ही रहा है तो आप उधर अपनी ना जो कॉपी के ऊपर एटलीस्ट लिख लें, लेकिन ये जो दीवारों पे लिखना है इसको मत करें। ये एक बैड इमेज हमारा जाता है जब वो कोई विजिटर बाहर से आते हैं फॉरेनर्स देखने वहाँ पे, तो एक चीज़ ख़राब लगती है। हमारे साथ डायरेक्टर कंजर्वेशन लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जुनैरा इलियास नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। जुनैरा आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि 5 दरवाज़ों की मज़ीद तज़यीन और आइश का फैसला किया गया है और क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल थी उस पर बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं महंगे हैं नौजवानों और उनको दरपेश मसाइल के हवाले से। तो हमारी कौम के बेशतर नौजवान सारी उम्र सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, जबकि उनके साथ होता कुछ और है। और ये वो अजियतनाक हकीकत है और इसकी वजह से नौजवानों के ख्वाब यूं ही बिखर जाते हैं। अगर हम इसकी तह में जाएं तो हमें उसके बेशुमार अवामिल नजर आएंगे। उनमें से एक अहम और बुनियादी वजह नौजवानों और तालिब इल्मों की मुनासिब करियर काउंसलिंग ना होना भी है। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ तक रसाई तो बढ़ती ही जा रही है और आला तालीमी इदारों में पहले से ज़्यादा अफराद जो है वो दाखिले भी ले रहे हैं। लेकिन ये देखना मुश्किल नहीं है कि उन लाखों स्टूडेंट्स में से सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका इंतखाब करदा जो शोबा है वाकई उनका पसंदीदा शोबा भी होता है। नतीजतन अक्सर देखते हैं हम कि तालिब इल्म कभी भी मुंतखब करदा शोबे में बुलंद मयार की कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर पाते हैं जो उस शोबे का तकाजा होता है। तो करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी में, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरफा फारूकी हैं जो करियर काउंसलर है, माहिर तालीम है और ट्रेनर है और कई साल से इस शोबे से वाबस्ता भी है। अरफा आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। अरफा सबसे पहले तो सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अरफा सबसे पहले तो हमें बताइए करियर काउंसलिंग के हवाले से कि करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अच्छा, करियर काउंसलिंग जो है हम लोग एक तो ये मिथ है कि शायद ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसको हमने थ्रू आउट लाइफ ही लेके चलना होता है, क्योंकि पहले स्टूडेंट टाइम में हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोफेशनली उसको देखना है कि वो चीज़ का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारी पर्सनल लाइफ पे भी, क्योंकि हम प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग अलग लेके नहीं चल सकते। और आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो फिर एक गलत प्रोफेशन, मतलब जो उनको सूट नहीं कर रहा होता, तो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता और उसके बाद फिर वो डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक्स के वगैरह में पड़ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को देखें, अपने एटीट्यूड को देखें, उसके बाद साथ साथ जो जो प्रोफेशन स्किल्स अवेलेबल हैं उसको देखें कि आपकी ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, तो फिर आप उसको अपनी लाइफ में लेके चलें। लेकिन हमारे यहाँ पे इदारों में भी उस चीज़ को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा स्टूडेंट्स को। और उसके बाद फिर हमारे सामने है जो आपने भी डिस्कस की चीज़ें कि हम लोग उस तरह से सक्सेसफुल अपने करियर में नहीं हो पाते जिस तरह से हम अच्छी कारकर्दगी अपनी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारी पसंदीदा हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी तो उसमें हम अपनी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये करियर काउंसलिंग किस उम्र से शुरू हो जानी चाहिए हमारी? देखिए, स्टार्ट तो इसको स्कूल लेवल से ही होना चाहिए। अच्छा। जो कि हमारे पेरेंट्स भी उस पर रोल प्ले कर रहे होते हैं, हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। लेकिन जो हम एग्जैक्टिव डिसीजन मेकिंग का देखते हैं उसमें, तो वो फिर कॉलेज लेवल से आपने एक ज़ाहिर है उस प्रोफेशन में हो जाना है। आप मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या किसी भी आर्ट सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, तो उसके फिर अकॉर्डिंग आपने फिर एक फ़ाइनल डिसीजन लेना होता है कि मैं इन चीज़ों में बेहतर हूँ और
मुझे इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि हम किन चीज़ों में बेहतर हैं? तो उसके लिए हमें जो है ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। देखिए मशवरा ज़रूर करें, लेकिन उन लोगों से करें जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। हम ज़्यादातर बड़े भाई ने ये किया तो मैं भी ये कर लेता हूँ, वो बड़ा कामयाब रहा तो मैं भी ये करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। तो वो वाली जो चीज़ें हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे जो सोशल सर्कल में एक प्रेशर भी होता है कि फ़लाँ ने ये किया तो देखो उसने ये चीज़ें गेन कर ली तो अब तुम भी ये करो। तो वो फिर आपका ज़ाहिर है वो उस तरह से आप सक्सेसफुल नहीं होते हो अपने करियर में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए कि अगर किसी ने इंटर करना है या फिर उसके बाद आगे जाके कौन सी उसने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, तो आप क्या कहेंगे मैट्रिक के बाद या अंडर मैट्रिक ही वो अपनी काउंसलिंग करवाना शुरू हो सकता है, वो किसी काउंसलर के पास जाए और उससे बातचीत करना शुरू हो जाए? देखिए इसमें वही बात है कि पहले तो पेरेंट्स रोल अपना प्ले करेंगे। अच्छा। उसके बाद काउंसलर से आप, इसका मतलब है पहले वालिदैन को काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो उन्हें पहले तो अवेयर होना चाहिए, कोई भी चीज अपने बच्चों पे इस तरह से इम्पोज ना करें। उसके बाद सेकंड थिंग इज कि उनका इंटरेस्ट देखें बच्चों का कि किस तरफ जा रहा है। उसके बाद फिर आप एक एक्सपर्ट पर्सन से, काउंसलर से डिस्कस करें कि इस चीज में इसका इंटरेस्ट है और हम ये चाह रहे हैं कि ये इसमें बढ़े, लेकिन इसका स्कोप नहीं है हमारे मुल्क में, नहीं है, या इसका हमें नहीं लगता कि ये इतना सक्सेसफुल करियर है। क्योंकि जाहिर है दोनों तरफ से चीज़ें अच्छा होना कोई इस चीज़ की भी ज़मानत नहीं है कि आपका अपना इंटरेस्ट है उस फील्ड में और वो फील्ड जो है मार्केट में भी उतनी ही इन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उस चीज़ को फिर आपने कैसे मर्ज करना है अपने एटीट्यूड के साथ और फिर प्रोफेशनल सक्सेसफुल होने के लिए, तो वो फिर आपको एक एक्सपर्ट बताएगा। लेकिन यहाँ पे मसला यही तो अरफा आ जाता है कि वालिदैन कुछ और चाह रहे होते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है, वो एक दौड़ में शामिल कर दिया जाता है उस बच्चे को कि अच्छा हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक तुमने करना है। तो किस तरह फिर वालिदैन को किस तरह कन्विंस करें कि आप लोगों को भी काउंसलिंग की जरूरत है, इसको कोई मायूब चीज नहीं समझें? एग्जैक्टली। ये तो खैर बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें पेरेंटिंग का मतलब उसमें कवर होनी चाहिए चीज़ें कि आप कभी भी कुछ भी अपने बच्चों पे इम्पोज ना करें ताकि वो एक ही चीज़ पे तरफ ना चल जाएं। लेकिन ये है कि वही बात है कि आप ने अपने बच्चों में इतना एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि जिस चीज़ की तरफ वो जाना चाह रहे हैं उस फील्ड को वो लेके वाकई ही आपके सामने भी उसे मनवा सकें। अगर वो आपको कन्विंस नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि वो फिर बाहर की दुनिया में कैसे उस चीज़ को लेके चलेंगे। और आप देखेंगे कि पेरेंट्स जो है ना वो सिर्फ आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। डजंट मैटर कि आप कौन सी फील्ड से होकर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हो। तो उसके लिए आपको ना सिर्फ उन्हें कन्विंस करना है और फिर उसके साथ साथ बाकी दायरा दुनिया में भी आपने उसके हिसाब से उसी करियर को लेकर स्ट्रगल करनी है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ में एक थोड़ी सी अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए कि हमें जिस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं तो उसको हमने पहले प्रूव करना है, ठीक है। तो घर से ही प्रूव नहीं कर पाएंगे तो बाहर की दुनिया में कैसे अपने आप को मनवा सकते? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन थोड़ी सी बात अरफा हमें ये भी बता दें कि करियर काउंसलिंग का तरीका क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं घर वालों से तो वो कहते हैं कि करियर काउंसलिंग एक्चुअली है क्या, हमें नहीं इल्म के ये इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेट कर दें, किस तरीके से करियर काउंसलिंग की जाती है बच्चों की, इसको पॉजिटिव वे में किस तरह लेकर चला जा सकता है? ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोसेस है। देखिए आप एक एक्सपर्ट से, काउंसलर से, करियर काउंसलर से डिस्कशन कर रहे हैं, अपने बच्चे की डिस्कशन करवा रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है, उससे वो उसको असेस कर लेगा कि ये किस फील्ड में ग्रो कर सकता है और किस फील्ड में अच्छा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत हेल्पफुल है पेरेंट्स के लिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से करते हुए हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन काउंसलर एक तो इस चीज़ में एक्सपर्ट है कि उसको किस तरह से बात करनी है और किस तरह से चीज़ों को असेस करना है। तो वो फिर उन चीज़ों को बहुत अच्छे से असेस करके और उनको लिंक्ड अप करवाता है जो मार्केट की करंटली मार्केट में जो डिमांड है, जो जिन स्किल्स की, जिन अपॉर्चुनिटीज़ की, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी थोड़ा सा, जाहिर है कोई भी बच्चा समटाइम आप अगर कुछ मूवीज़ में देख रहे हैं हीरोज़ तो आप उनसे इंस्पायर हो जाते हैं क्योंकि एक एज ऐसा है। तो उसमें आप फिर समटाइम आप किसी भी पर्सनैलिटी
से मिलते हैं अपनी सोशल सर्कल में, तो उनसे इंस्पायर हो जाते हैं बिना ये जाने बिना समझे कि उसकी क्या रूटीन है और क्या उसकी प्रॉस एंड कॉन्स हैं और क्या इश्यूज आ रहे हैं उसकी लाइफ में। तो वो सब चीज़ों के लिए फिर एक काउंसलर है जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, तो उससे जब आप डिस्कस करते हैं तो वो आपको एक बहुत अच्छा उसका एक रिजल्ट कह लें या उसका एक मर्जिंग सा वो निकाल के देता है कि आपकी एटीट्यूड क्या है और मार्केट की डिमांड क्या है, और आप अगर ये करना चाह रहे हैं तो इसकी ये आपके लिए क्या इसकी एडवांटेजेस हो सकती हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, और फिर वो आपकी स्ट्रेंथ्स को वीकनेस को आपके सामने रखता है कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, ये आपको और स्ट्रेंथन करेगा, और अगर आप इसमें जाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर नहीं साबित हो सकता। लेकिन यहाँ पे आरफा मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह आप लोग असेस किस तरह करते हैं किसी स्टूडेंट्स को कि उसके लिए क्या बेहतर है? सिर्फ क्या बातचीत होती है, गुफ्तगू के थ्रू उनकी काउंसलिंग जाती है, कोई टूल्स भी यूज किए जाते हैं? क्वेश्चनर्स टूल्स डिफरेंट यूज किए जाते हैं, डिपेंड करता है आपका एज ग्रुप क्या है, आपका प्रोफेशनल किस लेवल पे है। क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि हम सिर्फ इसको स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे करियर काउंसलिंग नहीं कंसीडर करते। करियर काउंसलिंग जो है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। आपने हो सकता है कि एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से स्विच करके किसी दूसरे में जाना है, तो तब भी आप एक करियर काउंसलर से डिस्कस करेंगे कि मेरे लिए ये क्या है, किस फील्ड में जाना बेहतर है, या मैं इसमें अच्छी कारकर्दगी अपनी नहीं कर सका। तो ये सिर्फ एक एज ग्रुप के साथ या एक ही प्रोफेशन के साथ नहीं हम उसको लिमिटेड कर सकते। तो इसलिए आपने इसमें डिफरेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसकी असेसमेंट होती है 1 से 2 या 3, वो डिपेंड करता है कि कितनी मीटिंग्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका किया जाता है। तो मुझे बताइए, अगर ये इतना ज़रूरी है तो आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या है? पाकिस्तान में फिर इसके लिए बाकायदा कोई इदारा नहीं बनाया गया है, गवर्नमेंट लेवल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, वो तो वही बात है कि तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। वो तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं जिसकी तरफ देखा जा रहा, लेकिन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज लेवल पे इसको एज अ करियर काउंसलर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी जगहों पे एक तो डिप्रेशन देखते हैं लोगों में, उनका जो प्रोफेशनल लाइफ जब अच्छी नहीं होती तो पर्सनल पे नेचुरली उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, उनका बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है कि सब फैमिलीज बहुत ही एजुकेटेड हों और बहुत ज़्यादा उनका एक उठना बैठना जो है वो लोगों में, एजुकेटेड लोगों में हो, तो उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी फील्ड्स आ चुकी हैं। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ने अपने जो बच्चे हैं या आगे जो प्रोफेशनल कैरियर है उसमें किस तरह से आगे लेके चलना है, तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे सबको ये पता है कि हमारे बच्चे ने बड़े होकर यहाँ तो डॉक्टर बनना है, यहाँ तो इंजीनियर बनना है, कोई और फील्ड हमें पता ही नहीं है कि कोई और फील्ड भी है हमारे पास के नहीं। एग्जैक्टली और अभी आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स, मेरे फील्ड में आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के बाद वो ये करते हैं रियलाइज कि मैं तो ये फील्ड कर ही नहीं सकता। और फीमेल का तो अक्सर ये इशू आता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा बिजी है, रूटीन हो ये वो, तो देखें वो सीट भी वो वेस्ट कर देते हैं। जो लोग वाकई ही करना चाह रहे होते हैं इसको सीरियसली, वो लोग रह जाते हैं। तो वही बात है कि अगर टाइमली डिसीजन लिया जाए, अगर आप अपना टाइमली एनालिसिस कर लें कि मेरे लिए ये फील्ड बेहतर है या नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर उस तरह से उसका नहीं वो आता है इम्पैक्ट। लेकिन बहुत से बच्चे हैं आरफा के, वो डिसीजन ले लेते हैं किसी प्रेशर में आके, वो सोसाइटी का प्रेशर भी हो सकता है, वो पेरेंट्स का प्रेशर भी हो जाता है, और हाफ में जाके अब उनकी बस हो जाती है, वो कहते हैं अब हम नहीं कर सकते हैं। तो उस स्टेज पर फिर क्या करना चाहिए उन्हें? फिर तब भी उन्हें करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए? एग्जैक्टली जाना चाहिए। मैं तो इस बारे में ये कहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। तो एटलीस्ट आप एक अभी भी बहुत सारा स्पैन आपके लाइफ का रहता है, स्टूडेंट लाइफ कुछ भी नहीं है। इवन कि आप खुद भी देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ बहुत लंबी है, और आगे फिर जब जैसे जैसे आपने लाइफ गुजारनी है, तो उस चीज को लेके कि सिर्फ मैंने ठीक है। आरफा फारूकी करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद थी। आरफा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे साथ बात की है। इजाजत देनी है, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।